हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB LLB कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक बार समझ लेना कि कॉन्ट्रैक्ट का कहीं पर दो टाइम में पेपर होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को दो जगह डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। कहीं पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का हॉल वे में पेपर आता है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक बार में ही आता है। जिन भाइयों का, जिन बहनों का अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2 दे रखा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट 1 यानी फर्स्ट सेम में आता है, तो वो फर्स्ट सेम के कॉन्ट्रैक्ट से जाके देख लेना। और जिनका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है वो इन वीडियो को देख लेना, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2। अगर किसी का एक ही बार आता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है एक बार में आता है, वन टाइम में, एक ईयर में एक बार में आता है, या उनके सेमेस्टर में एक बार में ही आता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2 की दोनों की वीडियो को एक जगह मिलाकर देख लेना, ठीक है। ये नॉलेज मैं आपको दे चुका हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसी आ रही थी कि सर हमारा तो ये कॉन्ट्रैक्ट का एक बार में ही पेपर होता है, कि सर मतलब तरह तरह की कमेंट जो आती हैं मैं उनको बता देता हूँ। तो जो आपकी समस्या थी, अगर आप मेरी वीडियो को कमेंट करने के बाद देखते हो तो आपको ये जो समस्या है ये सॉल्व हो जाएगी आपकी। और दूसरी बात, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये हमारे एग्जाम पर्पज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी नॉलेज के लिए भी, ठीक है। तो हम इसको जब पढ़ेंगे तो हमारे पास एक पेंसिल, नोटबुक हमारे पास होनी चाहिए, जहां आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है वहां पे आप उतार लेना, और फिर एक बार वीडियो को देखने के बाद फिर अपने सेल्फ नोट्स बनाना, ठीक है। क्योंकि एक हॉल वे में आपके माइंड पे एक स्टोरी बन जाती है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या डिमांड की गई है, फिर उसी के आधार पर कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं कि वो जब वीडियो को देखते हैं ना, स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने लग जाते हैं कि एक लाइन पढ़ी तुरंत लिखनी। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें पहले पूरा एक हॉल वे में प्रश्न का आंसर जो है एक बार देख लेना चाहिए, उसके बाद हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए। हमें फिर समझ हो जाती है, हमारे इतना माइंड काम करने लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या डिमांड की गई थी। ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करने के बाद फिर हम कराएंगे आपके आंसर को, ठीक है। उसी प्रकार जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं, प्रश्न को अच्छे से 2 टाइम रीड करेंगे, रीड करने के बाद फिर क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, जिससे आप एक बेटर तैयारी कर पाओगे। अब ज़्यादा बात ना करते हुए अपने प्रश्न को रीड करेंगे, प्रश्न को रीड करने के बाद फिर कराते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रश्न है, प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा कीजिए और इसके आवश्यक तत्व बताइए। प्रत्याभूति की संविदा का क्षतिपूर्ति की संविदा में अंतर कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जहां से ये चीज जो लिख रही है इस वाले को तो आप काट देना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हो जाएगा ज़्यादा लेंथी, तो इसे हमें कट कर देना, ठीक है। हमें कितना देखना है, प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा दीजिए और इसके आवश्यक तत्व बताइए, ठीक है। हमें सिर्फ इतना देखना है। अब हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखने से पहले देखो, अभी मैं आपको इसे हॉल वे में एक बार आपको समझा देता हूँ, ये होता क्या है प्रत्ययभूत, प्रतिभूक क्या होता है, प्रत्ययभूति क्या होता है, प्रतिभूक क्या होता है। इसे नए नए नामों से नए मतलब अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। प्रत्ययभूति भी कहते हैं, प्रतिभू भी कहते हैं। इसका होता क्या है, जिस प्रकार कभी किसी की शादी होती है, यहाँ पे लड़की है, यहाँ पे लड़का है। लड़की को मौड़ी बोलते हैं, लड़के को मौड़ा या छोरी छोरा। देखो ये चीज पता मैं क्यों लिख रहा हूं, अभी कमेंट करी थी एक भाई ने
कि सर आप बहुत टफ क्वेश्चनों का प्रयोग करते हो, तो आप थोड़ा सही से करा करो, हमारे क्षेत्र में कुछ भाषाएं चेंज है। तो भैया जो जैसे कैच कर पाए तो वो देख लेना। लड़की को मोड़ी बोलते हैं, छोरी भी बोलते हैं, लड़का को मोड़ा भी बोलते हैं और छोरा भी बोलते हैं, ठीक है। और बॉय गर्ल तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब पितृभू की बात करते हैं। जिस प्रकार ये लड़की है और यहाँ पे ये लड़का है, लड़की और लड़के की जब शादी होती है, ये पार्ट 1 होता है ए और ये पार्ट बी। ये लड़की पक्ष है, ये लड़का पक्ष है। जब इन लड़की और लड़का पक्ष को जो बीच में मिलाता है उसे कहते हैं बिचौलिया। क्या कहते हैं? बिचौलिया। बिचौलिया जो होता है ये लड़की पक्ष से भी होता है और लड़का पक्ष से। ये आपस में दोनों के संबंधों को बनवाते हैं। ये इनकी जिम्मेदारियां लेता है कि लड़की पक्ष की कोई कमी होगी तो मैं जिम्मेदार हूं, लड़का पक्ष की कोई कमी होगी तो उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूं। तो ये आपस में करवाता है शादी। सबसे ज्यादा जो लड़की और लड़के के बीच में जो खुशी होती है इस बिचौलिया को देखकर ही होती है कि यही वो शख्स है जिसने हमें मिलवाया है, जिसे कहते हैं हम बिचौलिया। इसी से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि भाई यही वो इंसान है जिसने हमारी जोड़ी बनवाई है। देखो इसे बिचौलिया कहते हैं, आप ध्यान रख लेना, हिंदी का वर्ड है। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मिडिल मैन। मिडिल मैन जो हमारे बीच जो संबंध बनवाता है। अब इसकी जो जिम्मेदारी क्या होती है, अगर लड़की पक्ष से कोई कमी होती है तो ये बिचौलिया की जिम्मेदारी होती है उसे पूर्ण करे। अगर लड़के पक्ष से कोई कमी होती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि बिचौलिया करे। या ये लड़की की और लड़के की गारंटी लेता है कि भाई इन दोनों का जो परिवार है बहुत सज्जन है और आपस में जो लॉन्ग टाइम तक रिलेशन चलेगा, सज्जन फैमिली है, आप इसे इनसे आपस में रिश्ता जोड़ लो, अपनी लड़की लड़के का जो संबंध है बना दो। ये होता है बिचौलिया। एक बिचौलिया और होता है, आपको मैं बता दूं, ये ए है, ये बी है, ये गरीब व्यक्ति है, ये अमीर व्यक्ति है। इसके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, यानी इसे पैसों की जरूरत है, ये समझ लो, और इसके पास धन बहुत ज्यादा है। अब इस गरीब ने इससे बोला कि सर मुझे कुछ पैसे दे दो, अमीर से। अमीर ने क्या बोला कि मैं पैसे तो दे दूंगा यार, मुझे आप पे विश्वास कैसे हो कि मैं तुम्हें पैसे दे दूं तो तुम मुझे वापस लौटा दोगे। इन्होंने बोला कि सर ये जो मजदूर था ये ईमानदार है, मगर ये मजदूर सी को जानता है और बी भी सी को जानता है। ए जो है सी को जानता है और बी भी सी को जानता है कि चलो मैं आपको एक गारंटर दिवा देता हूं जो हमारे जो बीच में जो हाथ भर लेगा। तो ये ए जो है सी के पास जाता है कि भैया मुझे बी से पैसे चाहिए थे और वो जिम्मेदारी मांग रहे हैं, यानी गारंटर मांग रहे हैं, बिचौलिया मांग रहे हैं, तो आप मेरी गारंटी ले लो। तो ये कहता है कि हाँ भाई तुम मेहनती और ईमानदार आदमी हो, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, चलो मैं बोल देता हूँ। ये इनसे बोलता है कि भाई इसको पैसे दे दो ए को, और ये बहुत अच्छा इंसान है। अगर ये पैसे अगर नहीं देता है किसी कारण से, या अपने समय से पहले पैसे नहीं देता है जो आप रखते हो, या किसी कारण से ये मुकर जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इस पैसे को मैं दूंगा। एक ये होता है गारंटर और बिचौलिया। इसमें आप शादी भी ले सकते हो, धन भी ले सकते हो, सामान भी ले सकते हो, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके बीच में कोई मध्यस्थता होती है, यानी कि मिडिल मैन जो बीच में पड़ता है वो होता है प्रतिभू। प्रतिभू किसको कहते हैं? बिचौलिया को। ध्यान रख लेना, मिडिल मैन को कहते हैं प्रतिभू। तो ये बिचौलिया के ऊपर है, पूरा प्रश्न जो है किसके ऊपर है? बिचौलिया के ऊपर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। अब मैं इस प्रश्न को जब कराऊंगा आपको बिल्कुल कहानी की तरह आपके माइंड पर छप जाएगा। जब आप नोटबुक में अपना क्वेश्चन बनाओगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना। अब अपने प्रश्न को हमने पढ़ लिया है, अब प्रश्न के आंसर को सॉल्व करते हैं। प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा कीजिए। सेक्शन 126 के अनुसार प्रत्याभूति की संविदा किसी अन्य व्यक्ति की चूक की अवस्था में उसकी प्रतिज्ञा का पालन करने के दायित्व को निभाने की संविदा है।
देखो प्रत्याभूति की संविदा यानी जो बिचौलिए की जो कॉन्ट्रैक्ट है, बिचौलिए ने जो वचन दिया है, जबान जो दी है। संविदा का मतलब क्या है? वचन देना या कॉन्ट्रैक्ट करना, संविदा करना। बिचौलिया की जो जबान है किसी अन्य व्यक्ति की चूक की अवस्था में, जिसको उसने धन दिवाया है, उसने समय के समय पर नहीं दिया, उसकी चूक की अवस्था में उसकी प्रतिज्ञा का पालन करने के दायित्व को निभाने की संविदा है। प्रतिभूति की संविदा, प्रत्याभूति की संविदा यानी बिचौलिया की जो जबान है किसी अन्य व्यक्ति की चूक पर, जो जिसके लिए उसने जबान दी थी, उस व्यक्ति के समय से चूक जाने पर उसके द्वारा लिए पैसे को चुकाना ही संविदा है। ठीक है, अब समझ चुके होंगे और इसे आप एज इट एज या बिल्कुल ऐसे याद कर लेना। और इसे कहाँ पे गया ये हाइलाइटर, इस पर हाइलाइटर चला लेना। ठीक है भैया, और उम्मीद करता हूँ ये आपका अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे देखो, ये तो मैंने हाइलाइटर जो चलाया है आपके रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए चलाया है, लेकिन जो मैंने इसके साथ जो हिंदी ट्रांसलेट की थी उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। किसी मध्यस्थता या मिडिलमैन के द्वारा जो संविदा की जाती है और जिस व्यक्ति की गारंटी ली जाती है, अगर वो व्यक्ति समय से पैसा नहीं देता है तो बिचौलिया की जिम्मेदारी होती है। आगे करते हैं। प्रतिभूति संविदा मौखिक या लिखित दोनों ही प्रकार की हो सकती है। इसमें निम्नलिखित 3 पक्ष होते हैं। देखो, जो हम किसी को पैसे देते हैं या कोई सामान देते हैं, धन देते हैं, या कोई संपत्ति किराए पर देते हैं, या शादी ब्याह होते हैं, कुछ जगह पे ये मौखिक ही होते हैं। कहीं पे काम कि भाई विश्वास ज़्यादा है, चलो मौखिक काम कर लो। कहीं पर क्या होता है कि भाई एवज में कुछ वस्तु हमारे पास रख दो, या फिर कुछ क्या होता है कि भाई वस्तु भी नहीं रख रहे हो तो हमें लिखित में लिख कर दे दो। ठीक है, कर्ज बहुत प्रकार से मिलता है। ठीक है ना, एक तो होता है कि हम गए और कर्ज लेके आ गए, ना तो उसने कोई जबान मांगी, हमसे बोल दिया कि भाई 10 दिन में दे देना या 1 महीने में दे देना, हमने जबान दे दी, एक बिचौलिया के द्वारा। एक होता है कि जब वो कोई धनी व्यक्ति धन देता है तो वो कुछ वस्तु रख लेता है, या तो जमीन के कागज या जेवरात, ऐसी कोई चीजें रख लेता है। और जो बीच में जिम्मेदारी लेता है वो प्रत्याभूति होता है, वो आपको मैं बता ही चुका हूं। एक चीज को बार बार बताने से भी इरिटेट होते हैं हम। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं प्रतिभू। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है, प्रत्याभूति देता है, प्रतिभू कहलाता है। यानी कि वह व्यक्ति जो जबान देता है, जो संविदा के लिए जबान देता है, वो प्रतिभू कहलाता है। ठीक है, जो किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए या वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है यानी कि गवाह अपनी जबान देता है, वो प्रतिभू कहलाता है। ठीक है, यहां पर आप बिचौलिया या अपनी जबान ऐसे लिख सकते हो, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की एवज में वचन देता है वो प्रतिभू कहलाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है ना, अब आता है मूल ऋणी। मूल ऋणी वह व्यक्ति जिसके लिए प्रतिभूति दी जाती है, मूल ऋणी कहलाता है। मतलब जिसके लिए हमने जो जबान दी है, मतलब जबान हमने किसके लिए दी है? जो कर्ज ले रहा है। जो कर्ज ले रहा है उसे कहते हैं मूल ऋणी, कर्ज लेने वाला। वह व्यक्ति जिसके लिए जबान दी जाती है मूल ऋणी कहलाता है। अब आता है ऋणदाता। वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है, मतलब हम किसी व्यक्ति को जबान देते हैं ना कि भाई हम आपको जबान देते हैं, आप पैसे दे दो। वह व्यक्ति जिसको प्रतिभूति दी जाती है, यानी जिसको जबान दी जाती है, प्रतिभूति दी जाती है, मतलब ऋणदाता कौन है? जिसको हम जबान देते हैं, वचन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हाँ ये अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, ऋणदाता कहलाता है। ये तीनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं, ऋणदाता, मूल ऋणी और प्रतिभू। प्रतिभू होता है बिचौलिया, एक बार और समझ लो। प्रतिभूति बिचौलिया, मूल ऋणी गरीब व्यक्ति यानी कि जो धन लेता है, और ऋणदाता यानी अमीर व्यक्ति यानी जो धन देता है। ठीक है, मतलब ये वर्ड मैंने इसलिए यूज करे हैं
जो आपके माइंड पे छप जाएं, या गरीब अमीर की तो कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूं जिससे आप क्लियर हो जाओ, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्याभूति की संविदा निम्नलिखित 3 संविदाओं का एक संयुक्त परिणाम है। वो कौन कौन से परिणाम हैं, अब इसे देखते हैं। पहला, संविदा मूल ऋणी द्वारा ऋणदाता के बीच में होता है। देखो, पहली जो संविदा होती है, पहली किसके बीच में होती है? मूल ऋणी और ऋणदाता, धन लेने वाले और धन देने वाले के बीच में होती है पहली संविदा, कि भाई मुझे कुछ पैसे दे दो। पहले तो यही बोलता है। पहली संविदा मूल ऋणी व ऋणदाता के बीच होता है, जिसे मूल ऋणी ऋणदाता से ऋण उधार मांगने, उधार माल या नौकरी देने की वचन देता है। देखो यहाँ पर क्या है, जो मूल ऋणी है ऋणदाता से किस चीज की मांग कर सकता है? वो या तो ऋण की मांग कर सकता है, उधार माल की मांग कर सकता है, धन की मांग कर सकता है, या किसी सामान की मांग कर सकता है, या नौकरी की मांग कर सकता है कि भाई आप मुझे नौकरी दे दो और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके यहाँ काम करूंगा। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहला जो वचनबद्ध होता है, पहली जो संविदा होता है, ऋण देने वाले और ऋण लेने के वाले के बीच में होती है। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी संविदा मूल ऋणी तथा प्रतिभूति के बीच होता है, प्रतिभूति के बीच होता है। यानी कि वो एक व्यक्ति किसी के यहाँ पे ऋण लेने गया तो उसने बोला कि भाई मैं आपको ऋण तो दे दूंगा, पहले आप किसी तीसरे पर्सन को लेके आओ जो आपकी गवाही दे दे। तो अब जो ऋण लेने वाला है, जो कर्ज लेने वाला है, वही तो जाएगा उसके पास, बिचौलिया के पास। तो यहाँ पर बात आती है दूसरे नंबर पर, उनमें संविदा होती है पहले कि भाई मैं पहले ऋणदाता ऋण ग्रहीता दोनों में संविदा हो गई। अब ये गया उस बिचौलिया के पास, कौन गया? मूल ऋणी। दूसरी संविदा मूल ऋणी तथा प्रतिभूति के बीच होता है कि भैया मुझे आप अपनी जबान से पैसा दिलवा दो, मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं आपका जो आप जबान दोगे मैं समय से पैसा दिलवा दूंगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो गया, जिससे प्रतिभूति मूल ऋणी को वचन देता है कि वे अपनी ओर से ऋणदाता की हानि पूर्ति कर दूंगा, कि भैया आप जबान दे दो, अगर मैं पैसे समय पे नहीं दूंगा तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, नहीं तो भाई मेरा काम जो खराब हो जाएगा। तो दूसरी संविदा यहाँ हो गई। अब तीसरी किस में हो रही है, ये देखो। तीसरा संविदा ऋणदाता तथा प्रतिभूति के बीच होता है, जो धन देने वाला है और जो बिचौलिया है। धन देने वाला और बिचौलिया के बीच में संविदा होती है कि भैया तुम इसे पैसा दे दो, अगर ये टाइम पे नहीं देता है तो मैं जबान देता हूं, मैं आपके पैसा जो सामान है, वस्तु है या कोई नौकरी दे रहे हो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आप इसे दे दो, ठीक है। जिसमें प्रतिभूति ऋणदाता को यह वचन देता है कि मैं मूल ऋणी के भुगतान न करने की अवस्था में आपकी हानि पूर्ति कर दूंगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि ए और ब दो व्यक्ति किसी दुकान पर जाएं, जिसमें से ए एक रेडियो उधार खरीदे तथा ब उसे रेडियो उधार देने के लिए दुकानदार को यह वचन देता है कि यदि ए मूल्य का भुगतान नहीं करेगा तो मैं उत्तरदायी होऊंगा। इस प्रकार ब ऐसा सहायक वचन जो ए द्वारा भुगतान न करने की अवस्था में लागू होता है प्रतिभूति संविदा कहलाएगा। ए और ब नाम के दो व्यक्ति, देखो यहां पे समझाता हूं। ए और ब नाम के दो व्यक्ति दुकान में गए रेडियो लेने के लिए। इन्हें खरीदना भी बताओ क्या था, रेडियो, अरे फोन ही लिख देते, आईफोन। तो ये रेडियो लेने गए। रेडियो लेने के लिए जो दुकानदार ने बोला था कि भाई मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन बी अगर बिचौलिया बने, अगर ये जिम्मेदारी ले, अगर आप रेडियो के पैसे लेके भाग जाओ तो कौन देगा। तो यहाँ पर जो बी इसकी जो जबान देता है वो होता है प्रतिभूति, और यहाँ पर उसे सामान मिल जाता है। यही एग्जाम्पल आप याद कर लेना और अपने एग्जाम में जाकर लिख देना। आगे देखते हैं प्रत्याभूति संविदा का उद्देश्य। प्रत्याभूति संविदा का उद्देश्य किसी व्यक्ति को कर्जा, उधार माल या नौकरी दिलाना होता है। यानी जो प्रत्याभूति होता क्या होता है, बिचौलिया। बिचौलिया संविदा यानी बिचौलिया की जो जबान का उद्देश्य है किसी व्यक्ति को कर्जा, उधार माल या नौकरी दिलाना होता है। यदि एक व्यक्ति ऋणदाता यानी जो धन देने वाला है, ऋणदाता विक्रेता जो सामान को बेचता है, या मालिक जो नौकरी पर रखता है, से यह कहता है कि जिस व्यक्ति की आवश्यकता है
उस पर विश्वास किया जा सकता है, और यदि वह विश्वासहीन सिद्ध हुआ तो मैं उसके लिए उत्तरदायी हूँगा। यह प्रत्याभूति की संविदा कहलाएगा। यानी कि हमें संविदा कब कब की जा सकती है कि एक तो हमें किसी से माल चाहिए होता है कि भाई मुझे कुछ माल दिलवा दो, मेरी दुकान में सामान कम है या मेरे घर में सामान कम है, मैं वक्त आने पे आप उनका पैसा दे दूंगा, आप जबान दे दो। एक तो सामान के लिए, एक धन के लिए, और या किसी नौकरी के लिए, भैया मुझे इनके यहाँ पे नौकरी पे रखवा दो और अपनी गारंटी दे दो कि मैं फ्रॉड नहीं हूँ और मैं सही से काम करूँगा। तो इसके लिए जो धन दे, अगर धन लेगा तो ऋणदाता यानी जो धन देने वाला है उससे जबान करेगा। अगर उधार माल लेगा यानी विक्रेता जो बेचने वाला है उससे जबान करेगा। यानी नौकरी दिलाना है तो मालिक जो नौकरी पर रखेगा। तो इनसे कहता है कि अगर ये सही से काम नहीं करते हैं या वक्त पर पैसा नहीं देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आगे चलते हैं। देखो एक बात बताता हूँ अब आपको, जो मैंने एक्सप्लेन आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में करा था, अब आपको ना ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि एक ही बात के ऊपर पूरा क्वेश्चन चल रहा है, बेर बेर एग्जाम्पल सा दे रहे हैं कि कर्ज देना बिचौलिया, कर्ज देना बिचौलिया, लेने वाला। यही तो होता है एक तरीका पढ़ने का। मैंने हल्का सा आपको पहले समझा दिया है और अब उसी के ऊपर पूरी देखो क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड है। आप एक कहानी बन गई आपके माइंड में अब कि कर्ज लेने वाला, देने वाला और एक बिचौलिया, उसी के ऊपर कहानी है और सभी बातें उसी के ऊपर चल रही हैं। अगर मैं बीच में एक्सप्लेन नहीं करता और मैं ये प्रत्याभूति करता रहता तो आप इरिटेट हो जाते और आपकी समझ में कुछ नहीं आता। कमेंट करके बताना आपको क्वेश्चन कैसा लगा। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। वर्क माथर बनाम डार्नेल। इंडिया का तो कोई नाम आता ही नहीं है इसमें, रामलाल और श्यामलाल ऐसा कोई। इसे देखते हैं। एग्जाम्पल है वर्क माथर बनाम डार्नेल। 1704 में न्यायालय ने कहा कि यदि दो व्यक्ति किसी दुकान पर आए जिनमें से एक सामान खरीदे, दूसरा उसे उधार माल दिलवाने के लिए विक्रेता को वचन दे कि यदि वह माल का मूल्य ना चुकाए तो मैं उत्तरदायी होऊंगा, तो यह प्रत्याभूति की संविदा होगी। वर्क माथर बनाम डार्नेल के जो केस था 1704 का ये केस है। उन्होंने उसमें जो न्यायालय यानी जस्टिस ने बोला था, जजों ने बोला था कि अगर कोई दो व्यक्ति दुकान में सामान लेने जाते हैं, एक सामान लेता है और दूसरा उसकी जबान देता है कि मैं अगर सामान के बदले में ये पैसे आपको नहीं देता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और ये जब चुकाएगा नहीं तो मैं चुकाऊंगा, तो न्यायालय ने उस व्यक्ति को बोला है प्रत्याभूति की संविदा देने वाला। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल नोट कर लेना और ये बहुत अच्छा है, ज़्यादा टफ भी नहीं है और सिंपल सा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे थोड़ा देखते हैं। अब यहां पर जो हमसे डिमांड की गई है वो है प्रत्याभूति की आवश्यक तत्व। इसे देखते हैं। इसको तो आप हाइलाइटर इसलिए कर रहा हूं कि ये आपको ब्लैक पेन से अपने एग्जाम में लिखने होंगे, नोटबुक में, वो एग्जाम कॉपी में लिखने होंगे। पहला है मूल ऋण परिवर्तनीय होना चाहिए। मूल ऋण परिवर्तनीय होना चाहिए मतलब जो धन है वो किसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ ऊपर ऊपर ही बोल दिया कि हाँ मैंने धन दे दिया है भाई जाओ। यानी कि उसको वस्तु दी गई हो, सामान दिया गया हो, नौकरी दी गई हो या पैसा दिया गया हो। यानी कि मूल ऋणी के पास गया हो कुछ सामान। चिट्ठी के अनुसार प्रत्याभूति की संविदा एक ऐसी संविदा होती है, चिट्ठी के अनुसार, चिट्ठी नहीं है चिट्ठी है, ये थोड़ा ऐसा हो रहा है मिटा सा। चिट्ठी के अनुसार प्रत्याभूति की का संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उत्तरदायित्व को पूरा करने का एक अन्य व्यक्ति के प्रति करार करता है। अतः एक मूल ऋण का होना आवश्यक है। मूल ऋण के बिना प्रत्याभूति संविदा की कल्पना नहीं की जा सकती। मूल ऋण परिवर्तनीय होना चाहिए, यानी इसमें क्या बोला है, कभी भी प्रत्याभूति के आवश्यक लक्षण, वो जो बिचौलिया है अपनी जबान तभी देगा जब एक तो पहले नंबर पे कोई वस्तु, सामान, धन या नौकरी दूसरे व्यक्ति को दी जाए। ये नहीं है कि आपने ना तो धन दिया, ना सामान दिया, ना नौकरी दी और मैं उसकी जबान ले लूं। नहीं, आप पहले उसे कुछ सामान, धन या वस्तु दीजिए या नौकरी दीजिए,
तब मैं आपकी जबान एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मूल ऋण या वस्तु या नौकरी दी जानी चाहिए। ठीक है, तभी वो अपनी जबान देगा। पहले तो ये बात कह रहा है कि मैं अपनी जबान में तभी तो दूंगा, तुम एक दूसरे को सामान तो दो। दूसरा क्या है, प्रतिफल होना आवश्यक है। इसे रीड करते हैं, बताता हूं। प्रत्याभूति की संविदा के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है, किंतु प्रतिभू और ऋणदाता के बीच प्रत्यक्ष प्रतिफल होना आवश्यक नहीं है। यहां पर एक बात बोली गई है, और पहले इसे पूरा रीड कर लेते हैं। धारा 127 इस बात को स्पष्ट करते हुए कहती है कि मूल ऋणी के लाभ के लिए की गई कोई प्रतिज्ञा प्रत्याभूति देने के लिए प्रतिभू को पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा। यानी कि ये कहता है कि मैं संविदा तो कर दूंगा। देखो, ऋणी और ऋणदाता, ऋण प्राप्तकर्ता और ऋणदाता, इन दोनों के बीच में एक वस्तु का आदान प्रदान किया गया हो और उसने वस्तु को एक्सेप्ट करा हो। अगर पहले वो आपस में संविदा कर लेंगे कि हाँ भाई, अब मुझे जो सामान है, सामान, धन, पैसा जो देना है मुझे दे दो, अगर वो एक दूसरे को दे देते हैं, ट्रांसफर हो जाती है, तब मैं गवाही लूंगा। ये नहीं है कि आपने वस्तु दी नहीं है और मैं गवाही ले लूं। ठीक है ना, गवाही दे दूं या मैं बिचौलिया बन जाऊं या मिडिल मैन बन जाऊं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया है। तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो इसका है उसे और देखते हैं, वो है ये वाला, तीनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। देखो, पहले में क्या बोला था कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई हो, यानी कि जो गरीब व्यक्ति है उसके पास वस्तु, पैसा, धन या नौकरी दे दी गई हो, तभी मैं दूंगा जब अपनी जो गवाही है। दूसरा, वस्तु का प्रदान कर दिया गया हो तब दूंगा, और उन आपस में दोनों की संविदा हो गई हो। ये नहीं है कि आपस में दोनों ने पहले बात करी नहीं है, मैं ही जाके डायरेक्ट बात कर रहा हूं। यानी पहले उन दोनों लोगों ने, ऋण लेने वाले ने और देने वाले ने, पहले आपस में बात कर ली है। जब उन्होंने एक बिचौलिया की मांग की है तभी मैं जाऊंगा। ये नहीं है मैं जाके डायरेक्ट बात करूं, नहीं। तीसरा क्या है, तीनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए, कर्ज लेने वाले की, कर्ज देने वाले की और बिचौलिया की, तीनों की आपसी सहमति होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई आपसी सहमति ना हो तो एक दूसरे को सामान, वस्तु, ऋण या नौकरी नहीं दी जाएगी। तीनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। प्रत्याभूति संविदा के निर्माण के लिए तीनों पक्ष अर्थात मूल ऋणी, धन लेने वाला, ऋणदाता, धन देने वाला और प्रतिभू की आपसी सहमति होनी आवश्यक है। प्रतिभू मूल ऋणी की प्रार्थना पर अपने दायित्व का वचन ऋणदाता को देता है। अतः यदि किसी मामले में ए और ब परस्पर कोई करार करते हैं और स बिना ब को बताए ऐसे प्रतिफल लेकर ए को ब के संविदा भंग होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए वचन देता है, तो इससे स ब के लिए प्रतिभूति नहीं होगा और ब ए को स के खिलाफ ब द्वारा संविदा भंग की अवस्था क्षतिपूर्ति के लिए बात दायर करने का हक नहीं होगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि तीनों की सहमति होना अनिवार्य है, तीनों लोगों की सहमति होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, एक ए, बी और सी नाम के दो व्यक्ति हैं। ए जो है बी की शॉप पर गया और इन्होंने बोला कि भाई मुझे सामान दे दो। इसने इसको सामान दे दिया है, ठीक है, इसने इसको गुड्स यानी सामान दे दिया है। ये इसकी शॉप पर गया है, ठीक है। अब क्या है, ए गया बी की शॉप पर और बी ने इसको सामान दे दिया, लेकिन ए ने क्या बोला कि मैं सी का भाई हूँ, सी का दोस्त हूँ और आप जिम्मेदारी ले लो, और उसका नाम लेके वो कुछ पैसे ले आता है। और सी कोई एक अच्छा आदमी है जो उसके नाम चलता है। ए जो है सी का नाम लेके बी से सामान ले आता है। तो जो बी है, अब जो ए है, ए जो है सी का नाम लेके बी से सामान ले आया। अब ए ने पैसे नहीं दिए, ठीक है, मनी देने के लिए मना कर दिया। तो अब बी जो है, इसने सी का नाम लिया था, बी जो है सी पर कोई मुकदमा नहीं कर सकता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि ए ने सिर्फ नाम लिया था, उसकी गवाही नहीं दिलवाई थी, उसका नाम लेकर ही सामान लिया था। तो यहाँ पर सी कह सकता है भाई मैं तेरे पास जब आया नहीं हूँ, कोई जबान नहीं दी है,
ऐसे तो मेरे नाम से कोई भी व्यक्ति सामान लेके जा सकता है, मैं ऐसी गवाही को नहीं मान सकता। अगर मैं तुम्हारे पास आता या फोन करता या किसी के द्वारा मैं संदेश भिजवाता तो आप दे सकते थे, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और बी जो है सी पर ना तो केस कर सकता है ना जबरदस्ती। ये जो बी अगर केस करेगा तो ए पे करेगा और ए से ही जबरदस्ती करेगा। तो यहां पर बोला है तीनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए, सहमति नहीं है तो ऋण प्रत्याभूति नहीं चुकाएगा। उम्मीद करता हूं यह वाला जो प्रश्न है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रत्याभू की संविदा की परिभाषा तथा इसके आवश्यक तत्व बताइए। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह प्रश्न अच्छा लगा है, आपकी समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करो। और प्लीज़ भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल घंटी को दबा के इसे सब्सक्राइब कर लो। आपने वीडियो को अंत तक देखा और मुझे बड़े अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।